बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी। लो जी बच्चों, आज हम तैयारी करेंगे। पहला जो पोर्शन है हमारा MCQs वाला, इसकी इंशाल्लाह इस तरह की तैयारी करेंगे कि मैक्सिमम नंबर आ जाएं और थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करा सकूं। कुछ टोटके वगैरह जो है मैं बताऊंगा कि जितने बेहतर अंदाज में आप ये कर सकें। देखें, आपका जो पहला सवाल है उसमें तो ज़ाहिर है वही था ना कि ग्रामेटिकल चीज़ें थी, और ये काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें हमें पता है कि किस किस तरह का सेंटेंस जो है आना है। अब देखें, पहला इसमें देखें, एक सेंटेंस लाजमी ना ये वाला होगा जिसमें अगो या यस्टरडे का जिक्र होगा। ठीक है, ये असल में होता क्या है कि ये माजी का सेंटेंस होता है, पास्ट का जो गुजरा होता है, तो उसमें ये अगो का लफ्ज़ आ जाता है, यस्टरडे का आ जाता है ना, तो उससे पता चल जाता है कि ये माजी का है। और माजी की जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो जो भी वर्ब होगा उसकी हमने क्या करनी है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो ज़ाहिर है नीचे ऑप्शन होंगे 4, तो उसमें देखिएगा जो भी चीज़ है उसकी सेकंड फॉर्म होगी। अब देखें, जैसे मैंने नीचे मिसाल लिखी हुई है, ही डैश 20 मिनट्स अगो, तो अगो का वर्ड आ गया ना कि 20 मिनट पहले वो जा चुका है। तो इसमें फिर लीव होगा, लेफ्ट होगा, हैज़ लेफ्ट होगा, इस तरह से। तो चूँकि हमने सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है और कुछ नहीं लगाना। ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो। इसी तरह इट डैश टू रेन एन आवर अगो, तो इसमें देखें अगो आ गया, यस्टरडे का भी आ सकता है। तो जस्ट हमने सेकंड फॉर्म बिगेन, बॉट, सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे किसकी, वर्ब की। एक सेंटेंस तो ये है। एक सेंटेंस आता है जिसमें सिंस और फार जो है वो हो सकता है। ठीक है, और ये सिंस और फार जो है ये वक़्त के लिए होता है, और इसमें अगर आपने थोड़े से टेंसेस पढ़े हों तो ये वो टेंसेस हैं जिसमें ये हैज़ बिन, हैव बिन होता है। हैज़ बिन, हैव बिन या हैड बिन, ये देखें ये 3 लफ्ज़ आते हैं, हैज़, हैव, हैड और बिन। और मेन चीज़ याद रखने वाली ये है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ ING आता है। ठीक है, सिंस और फार अगर आएगा तो हमने फिर क्या करना है, हैज़, हैव, हैड, वो अक्सर सवाल के अंदर होता है, नहीं होगा तो वो भी आपको याद रखना है कि सिंस फार। याद रखने वाली चीज़ ये है क्योंकि ये आपको सेंटेंस के अंदर से मिलनी है। ठीक है, तो फिर आपने वहाँ पे क्या करना है कि अगर तो वो हैज़ और हैव है तो उसके आगे भी आपने सारे फर्स्ट फॉर्म ING लगा देना है, और अगर हैड है तो उसके आगे भी फर्स्ट फॉर्म ING लगा देना है। अच्छा, एक सेंटेंस जो है बड़ा मज़े का ये होता है यूनिवर्सल ट्रुथ वाला, जिसमें वो हम उर्दू में कहते हैं आलमगीर सच्चाई। एक ऐसी चीज़ है जो सब कह सकते हैं हम, जैसे ये वाला है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। तो ऐसे ही है। तो इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो याद क्या रखना है, फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दूसरी हैबिट होती है, रूटीन है हमारी। जैसे हम कोई काम एवरीडे रोज़ करते हैं, ठीक है, तो एवरीडे का लफ्ज़ आ जाए, एवरी मॉर्निंग आ जाए, ठीक है, एवरी ईयर आ जाए, तो उसमें हैबिट का पता चल रहा होता है, हमारी आदत का नज़र आ रही होती है, रूटीन। तो उसमें फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगानी है, कोई ज़मार, वाजवार, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ही, शी, इट और कोई वाहिद आ जाए, कोई अकेली चीज़ आ जाए, तो फिर उसके वो वर्ब के साथ S और ES का इजाफा भी करते हैं। ताकि जैसे हमने ये लिखा है द अर्थ है ना, तो अर्थ खाली रिवॉल्व नहीं कह रहे, रिवॉल्व्स आगे S लगाते हैं। इसी तरह आगे है दे ईट राइस, अब दे ज़्यादा लोग हैं ना तो ईट ही आएगा, S या ES तो नहीं लगना। और इसी तरह ही है तो ही एक सिंगल पर्सन है, तो ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो फर्स्ट फॉर्म और S या ES। तो ये कब लगेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, रूटीन है, हमारी हैबिट है। और ये एवरीडे वाला लफ्ज़ भी का बाज़ का सेंटेंस में आ रहा होता है, एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है। फिर एक सेंटेंस जो है ना ये फ्यूचर का, ये भी मस्ट होता है, फ्यूचर का आ जाता है। और फ्यूचर का कैसे पता चलता है, मुस्तकबिल का, उसमें टुमारो लिखा होगा जी, कल करूँगा, उससे अगले दिन करूँगा, नेक्स्ट वीक करूँगा, नेक्स्ट डे करूँगा, ठीक है, मंडे नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट का वर्ड आ जाएगा जी जो आगे आने वाला है, या टुमारो, टुमारो आपको पता है जो कल वाला जो अभी आना है उसका जिक्र होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर तो आपके सेंटेंस में विल शैल आ रहा है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है जी, तो यहाँ अगर वो क्या कहते हैं, विल शैल भी नहीं है, लेकिन आपको ऊपर से पता चल रहा है ना कि टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, तो आप फिर विल शैल लगा दें, फर्स्ट फॉर्म लगा दें, ओके हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में विल शैल है, विल या शैल कोई एक है और साथ बी भी है, तो फिर भी आपने फर्स्ट फॉर्म ING लगाना है, फर्स्ट फॉर्म साथ ING। विल शैल के साथ अगर बी आ जाए या हैव बिन आ जाए तो फिर ING आपने ज़रूर साथ लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है, हाली विल शैल है तो फर्स्ट फॉर्म बस।
लेकिन विल शैल के साथ बी है या हैव बिन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाना है। और अगर विल शैल के साथ हैज़ हैव आ गया, विल शैल के साथ हैज़ हैव आ रहा है तो फिर थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये जो हैज़ हैव होता है ना ये थर्ड फॉर्म लेके आता है, ये परफेक्ट वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। और अगर फ्यूचर वाले सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है तो फिर भी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और एक चीज़ याद रखनी है कि शैल हमेशा ना किसके साथ लगता है, आई और वुई के साथ। यानी आई से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वुई से शुरू हो रहा है और आगे उसने हाली चौगा छोड़ी है और विल और शैल का हमें अंदाज़ा लगाना है कि क्या लगाएं, तो फिर आपको पता है शैल लगाना है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, ही इज आ गया तो फिर कमिंग, कम नहीं लगाना, कमिंग, ठीक है। आई शैल सी ही, अब देखें ना आई है तो आई के साथ शैल लगना है, विल नहीं, आई विल सी नहीं, आई शैल सी, ठीक है। द कोर्ट विल गिव हिज वर्डिक्ट, तो ये डिफरेंट सिनेरियो है। तो ये आपका पहला 5 नंबर वाला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आना है करेक्ट स्पेलिंग वाला, ठीक है। तो वो मैंने इंपॉर्टेंट अल्फाज जो हैं वो लिखे हैं पास्ट पेपरों में से निकाल के, तो इंशाल्लाह इनमें से आएंगे। लेकिन जाहिर है कि ये तो बहुत एक वास्ट चीज़ है, आपकी पूरी बुक है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि अहम अहम जो चीज़ें हैं वो हम निकाल सकें। देखें पहला लफ्ज़ है क्यूरेटिव, क्यूरेटिव प्रॉपर पढ़ेंगे ना सही तरह तो आपको उसके स्पेलिंग भी याद रह जाएंगे, क्यूरेटिव ऐसे याद करें, क्यूरेटिव। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी है ये। हॉस्पाइस, हॉस्पाइस ऐसे पढ़ना इसे। पेंसिव, पेंसिव ऐसे देखिए स्पेलिंग याद हो जाते हैं, पेंसिव। इंटीरियर, इंटीरियर। रिक्रूट, रिक्रूट। इंटेग्रल, इंटेग्रल ऐसे पढ़ते हैं, इंटेग्रल। और ये बड़ा जिनको मैंने बोल्ड किया हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसोम्निया, इंसोम्निया, एम पे जाके फिर निया, इंसोम्निया। एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट देखें ऐसे याद हो जाता है। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी। मोटिवेशन ऐसे उसके तोड़ बनाए जैसे छोटे बच्चे करते हैं। कॉन्क्वेस्ट, सर्विस, सुप्रीम। पेरिलियस, पेरिलियस। पोलाइटली, पोलाइटली। न्यूमरस। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल, मिरेकल, मिरेकल। डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन 3 पार्ट्स बना लें इसके। शोल्डर, ठीक है। कंपेनियन, कंपेनियन। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। फंडामेंटल। इमोशंस, इमोशंस। डिस्कोर्स, देखें इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बोर नहीं होना, मेहनत करेंगे ये बहुत फ़ायदा देंगे। फैसिलिटीज़, बॉयंट, बॉयंट। अकम्पलिश और मेजर। तो कम से कम ये अल्फाज तो आपको ज़रूर जो है ना ये आने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे क्या है कि आपने अल्फाज के मीनिंग बताने हैं, सिर्फ मीनिंग्स हैं इसमें, और कोई चीज़ नहीं आती, सिर्फ आपको मीनिंग्स का पता हो। और अगेन मीनिंग जो है ये बड़ी दफ़ा बड़ी जगह पे यूज़ होते हैं, तो जितना आपको मीनिंग्स आते हो उतना ही बेहतर है। अगेन मैंने जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो निकाले हैं पास्ट पेपरों से, या जो लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट है। वैसे देखें पहला वर्ड है सुप्रीम, तो सुप्रीम हम उसी को कहते हैं जो टॉप के ऊपर होता है। सुप्रीम लीडर कभी कहते हैं ना किसी को, तो सुप्रीम लीडर जो सबसे बड़ा लीडर है, तो टॉप, टॉप इसका मीनिंग आएगा। क्विर, क्विर जो है ये बेसिकली शेक है, वो क्या कहते हैं हल्का सा हिलना, कांपना, स्लाइटली थोड़ा सा, हल्का सा कांपना किसी भी वजह से, ठीक है। तो टू शेक स्लाइटली ये आएगा। इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड बेसिकली यही है कि किसी को आप गुस्सा दिला रहे हैं। एनरेज्ड, किसी को आप रेज में ला रहे हैं, गुस्से में। रेज का मतलब भी गुस्सा होता है कि आप उसको गुस्से में ला रहे हैं। इन्फ्यूरिएटेड, एनरेज्ड। डिवोशन, ये आम रूटीन का लफ्ज़ है डिवोशन। डिवोशन होता है लगन, लगाओ किसी के साथ, शौक, ठीक है। तो ये लॉयल्टी, किसी के साथ लगाओ है ना, तो डिवोशन है किसी के साथ, अकीदत है बड़ी, ठीक है, लॉयल्टी है, ठीक हो गया। मैनी फोल्ड, अब ये मैनी, मैनी होता है कई, और फोल्ड होता है तहें, तो कई सारी तहें यानी डिफरेंट टाइप्स, किसी चीज़ की मुख्तलिफ किस्में। मैनी फोल्ड, डिफरेंट टाइप्स। वायलेंटली, वायलेंटली होता है पुरतशद्दुद अंदाज में, चीज़ें तोड़नी फोड़नी ये वो, तो ज़ाहिर है वो गुस्से में होता है, ठीक है, या कुव्वत लगा के होता है। तो इसके 2 अल्फाज थे, एंग्रीली गुस्से से, या फोर्सफुली, तो दोनों में से जो आ जाए वो। अब एक जगह दोनों आए हुए थे, तो फिर दोनों अगर आ जाए ना तो फिर फोर्सफुली ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, अगर दोनों में चूज़ करना हो, ठीक है, वरना ये दोनों मीनिंग उसमें आते हैं। अफर्म्ड,
अफर्म्ड होता है अफर्म, फर्म करना, यानी किसी को कोई चीज़ पक्की करना, यानी बताना, बेसिकली इसका मीनिंग आता है। तो टोल्ड, बताना, किसी को बात आगे पहुंचाना, बताना। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट होता है कि अपनी जगह पे कायम हो जाना पक्के तरीके से। तो फर्म एंड रेजोल्यूट, फर्म पक्का, रेजोल्यूट पुख्ता अकीदा उसका बंदे का। स्टेडफास्ट, फर्म एंड रेजोल्यूट। पैगन, बड़ा मशहूर लफ्ज़ है ये पैगन। पैगन उनको कहते हैं जो डिसबिलीवर्स हैं, जो ईमान नहीं रखते, अल्लाह पे ईमान नहीं है, पैगन डिसबिलीवर। जैकंड, जैकंड जो है ये हैप्पी को कहते हैं, जैकंड हैप्पी। रिक्रूट, रिक्रूट होता है किसी को हायर करना, किसी को रिक्रूट कर लिया भाई हमने इस काम के लिए। तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी वो क्या उसको कहते हैं, मुलाजम को कहते हैं, मुलाजम रख लिया किसी को। तो रिक्रूट, एम्प्लॉय। एलुक्वेंस, ये एलुक्वेंस का लफ्ज़ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो है वो चैप्टर उसमें से है कि जी अरब के लोग बड़े एलुक्वेंट थे, ठीक है। तो वो फसाहत और बलागत थी उनके अंदर, एलुक्वेंसी, फ्लुएंसी, कि कितने अच्छे अंदाज में वो बोलते हैं और बोलचाल कितनी अच्छी है। मिजरेबल, मिजरेबल होता है बड़ी काबिल रहम हालत को कहते हैं। तो वेरी अनहैप्पी, वो भी ज़ाहिर है वही चीज़ है, बहुत ही अनहैप्पी है बंदा, मिजरेबल कंडीशन है, वेरी अनहैप्पी है। इमेंस, बहुत ज़्यादा, इमेंस बहुत ज़्यादा, ह्यूज, ठीक है ना, वही मैंने, इमेंस, ह्यूज। ड्यून्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आता है। ड्यून होता है रेत के टीलों को कहते हैं, ड्यून्स। सैंडी हिल्स, सैंड के हिल्स। इम्प्रेसिव, बड़ी ही वो ज़बरदस्त चीज़, किसी चीज़ को देख के हम बड़े इम्प्रेस हुए हैं, ठीक है ना, मुतासर करने वाली चीज़। तो रिमार्केबल, रिमार्केबल भी वही मीनिंग है। वैल्यू, किस चीज़ की बड़ी कितनी वैल्यू है, कितनी वर्थ है। तो वैल्यू और वर्थ एक ही चीज़ होती है। कमेंस, स्टार्ट करना, शुरू करना, कमेंस। लेट्स कमेंस द प्ले। तो कमेंस का मतलब स्टार्ट करना। वर्सटाइल, वर्सटाइल जिसमें वैरायटी है, ठीक है, अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक बंदा वर्सटाइल है जी, ऑलराउंडर है, तो ऑलराउंडर उसको कह सकते हैं, वर्सटाइल, ऑलराउंडर। बिटर, बिटर कड़वे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हाली कड़वा नहीं है, हार्श है, ठीक है, बड़ा ही वो क्या कहते हैं, सख्त किस्म का, ख़राब किस्म का मौसम, बिटर, हार्श। डेमोन्स्ट्रेट, मुजाहरा करना, दिखाना, शो, शो का मतलब भी दिखाना होता है। और स्लाइट होता है थोड़ा सा, ठीक है, स्लाइट, लिटल, थोड़ा सा। और इन एनिमेट, इसको पढ़ते हैं इन एनिमेट। एनिमेट होता है किसी चीज़ के अंदर हरकत होना, ठीक है, जैसे हम ये कार्टून वगैरह देखते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं एनिमेशन, एनिमेटेड मूवीज़, ठीक है ना। तो इन का मतलब होता है उसका उल्ट हो जाएगा कि भाई उसमें कोई हरकत नहीं आ रही, यानी कि वो जिंदा नहीं है, नॉट अलाइव, ठीक है। इरिटेंट, इरिटेंट उस चीज़ को कहते हैं जो हमें तंग करती है, ठीक है। एनोइंग, इरिटेंट, एनोइंग, जो गुस्सा दिला रही है, तंग कर रही है। और 3 लफ्ज़ और हैं जी। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट होता है कि आप एक रूटीन में हैं और आपको कोई जो है अपनी तवज्जो से हटा देता है, ठीक है, डिस्टर्ब कर देता है, डिस्ट्रैक्ट, डिस्टर्ब। डेलिकेट, नर्मो नाजुक चीज़ को कहते हैं। फ्रेजाइल, ठीक है, फ्रेजाइल नर्मो नाजुक है। और नॉजेंस, नॉजेंस जो है ये ट्रबल को कहते हैं। तो ये अगेन ये मैंने हाईलाइट किए हुए ना, बोल्ड किए हुए लफ्ज़, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये थोड़े ही मैंने बनाए हैं, तो इनको ज़रूर सारों को कर लीजिएगा तैयार, ठीक है। अब आ जाए चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है तो ज़ाहिर 5 नंबर हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ग्रामर है, तो चलें जितनी भी आप तैयार कर लेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है। हाल ही इन सवालों में नहीं, बाकियों में भी, तो इसको ज़रूर साथ तैयार करिएगा। देखिए इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो, या इसमें अक्सर वो चीज़ें हैं जो हम पहले चौथी 5वीं से लेके पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बाज़ का माइंड से निकल गई होती हैं। देखिए सिंपल सी बात है, नाउन, नाउन क्या है, नाम, ठीक है जी, किसी भी चीज़ का नाम है उसे नाउन कहते हैं, पहले तो ये बात ज़हन में रखें। अब उसकी किस्में हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है आम नाम, ठीक है ना, जैसे ये हमारा टेबल है, चेयर है, खास चीज़ नहीं है उसके अंदर, प्रॉपर होता है खास चीज़। जैसे शहर है ना, सिटी, सिटी होगा लफ्ज़ जो है ये कॉमन नाउन है, लेकिन सिटी की जगह मैं सियालकोट कह दूंगा ना तो वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है, हासियत उसमें आ गई ना, खास हो गया। कंक्रीट कहते हैं जिसका कोई वजूद है किसी चीज़ का, जैसे ये मेज़ वगैरह है, टेबल, कुर्सियाँ, जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके जो नाम हैं वो कंक्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसका वजूद कोई नहीं है, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस है, तो हैप्पीनेस जो है खुशी को कहते हैं, एक नाम है किसी चीज़ का, लेकिन वो चीज़ है कहाँ, नज़र तो नहीं ना आती, ठीक है, तो इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट है। तो उस टाइम सोच लेना है कि भाई ये किस तरह की चीज़ है, कोई वजूद है उसका, नहीं है, तो वो उस हिसाब से कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक कलेक्टिव नाउन भी होता है,
कलेक्टिव होता है जिसमें ज़्यादा चीज़ों को एक नाम दिया होता है। जैसे फैमिली है, फैमिली में 6 7 8 लोग हैं, लेकिन हमने उन सब को एक नाम दे दिया फैमिली, ठीक है ना। तो एक नाम जो है वो ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, शो करा रहा होता है। आर्मी है, पूरी फौज उसी एक लफ्ज़ में आ गई, आर्मी, ठीक है। और एक कंपाउंड नाउन भी होता है जिसमें 2 नाउन्स मिलके या 2 लफ्ज़ मिलके एक नाउन बना रहे होते हैं। जैसे सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, तो सिस्टर और लॉ 2 लफ्ज़ मिला के, इन लॉ को मिला के, तो आपने जो है उसको कंपाउंड बना लिया है। कंपाउंड होता है 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिला के बना लेना। तो ये नाउन वाला बड़ा इजी है, आराम से हो जाएगा। अब प्रोनाउन पे आए। प्रोनाउन सिंपल काम है कि किसी का नाम लेने के बजाय उसको, जैसे वो इधर आओ, ठीक है, तो मतलब कि इंग्लिश में उसका नाम नहीं लेना, लेकिन नाम की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन है, ठीक है। उसमें एक आता है पर्सनल प्रोनाउन, कि उसमें लोगों का जिक्र होता है। मसलन आई है, अब अपना नाम लेने के बजाय मैं आई कह दूँ, आगे जो बंदा खड़ा हुआ है उसे हम यू कह देते हैं, नाम नहीं लिया उसका। ही कह देंगे, शी कह देंगे, दे कह देंगे, तो नाम नहीं ले रहे लेकिन उस तरह से हम कह रहे हैं उनको, तो इनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। आई वी जो है, ही शी इट दे, ये सारा। फिर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेट होता है दिखाना, बताना, इशारा करना किसी की तरफ। दिस दैट, भाई ये चीज़ है, वो पड़ी हुई है चीज़। दिस दैट दीज दोज, तो ये जो लफ्ज़ हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, शो कराते हैं। एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, उसमें सवालिया निशान भी साथ आ रहा होता है जुमले के एंड पे, जाहिर है, ठीक है। हु, हुम, विच, वट, क्योंकि इससे सवाल शुरू हो रहा होता है, ठीक है। किसने किया भाई, कौन है, किस तरह से हुआ। तो ये जो हु, हुम, ये डब्ल्यू से शुरू होने वाले ये जो लफ्ज़ है ना, ये क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन इन्हीं लफ्ज़ों को हम ये भी कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कब होगा, जब सवालिया निशान नहीं आएगा, ये याद रखना है। सवालिया निशान आए तो फिर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, और जब सवालिया निशान ना आए लेकिन ये आ रहे हों, हु, हुम, विच एवर, हु एवर, ठीक है, तो फिर वो क्या होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। ये नाम याद रखना है। और एक होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट में असल में क्वांटिटी का वो एग्जैक्ट नहीं पता होता, कितने लोग हैं, कितनी चीज़ें हैं। अब जैसे एवरीबॉडी लफ्ज़ है, तो एवरीबॉडी जो है उसमें हर एक लोग आ रहे हैं, अब कितने हैं ये नहीं पता, तो इसलिए इसको इनडेफिनेट कहते हैं। इनडेफिनेट का मतलब यही होता है जो गिनती से बाहर है, ठीक है, उसको गिना नहीं जा सकता, इस तरह से। तो एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, ईच, नन, तो ये जो लफ्ज़ हैं ये क्या आए तो क्या कहेंगे इनको, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और एक और है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें अपने आप का किसी का जिक्र होता है, कोई भाई ये काम मैंने किया है, ये काम उसने किया है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, तो ये जो लफ्ज़ हैं ये क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आगे वर्ब है। वर्ब बेसिकली काम है, कि काम क्या किया जा रहा है, ठीक है। जैसे प्ले है, ईट है, वर्क है, बड़ा सिंपल सा है। वर्ब काम को कहते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है कि किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, तब्दील करता है, वर्ब को हल्का फुल्का चेंज कर लेता है। मसलन देखें, ही सिंग्स लाउडली, सिंग होता है ना गाना, ये वर्ब है, काम किया जा रहा है, लेकिन किस तरह, लाउडली। तो लाउडली बता रहा है कि उसका बिहेवियर किस तरह का है, कैसे वो वर्ब काम कर रहा है, तो इसलिए लाउडली जो है ये एडवर्ब हो जाएगा। ही रैन क्विकली, रैन हो गया ना वर्ब, लेकिन साथ क्विकली बता रहा है कि तेज़ी के साथ, तो ये इस तरह से एडवर्ब आ जाता है। फिर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन क्या था, नाम, नाम को एक्सप्लेन करता है। मतलब देखें, येलो फ्लावर, फ्लावर नाम है ना, लेकिन उस नाम के साथ येलो आ रहा है, तो येलो जो है वो अब फ्लावर का बताया जा रहा है कि जी फ्लावर किस कलर का है, येलो, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है, नाउन को एक्सप्लेन करता है, किसी नाम को। टाल बॉय, बॉय नाम है, टाल उसका एडजेक्टिव है। ट्रेन नाम है, साथ उसके फास्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है उसका। फिर एक इंटरजेक्शन है, बड़ा आसान और बड़ा मशहूर चीज़ है इंटरजेक्शन। इसमें क्या होती है, इमोशंस हम दिखाते हैं, फीलिंग्स दिखाते हैं, और ज़ाहिर है इन अल्फाज के हमने ये जो सामने है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है ये वाला, ठीक है। आहा, अलास, ठीक है, अफसोस का इजहार करना, हैरत का इजहार करना, खुशी का इजहार करना, ब्रावो, हुर्रा, उप्स, ये जो लफ्ज़ हैं इनके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो इसको हम कहते हैं ये इंटरजेक्शन है। एक होता है कंजक्शन, कंजक्शन जोड़ता है दो जुमलों को, ठीक है, दो क्लासेस को, सेंटेंसेस को जोड़ेगा। मसलन किससे जोड़ेगा, एंड, बट,
ठीक है ना, वो 2 जुमले होंगे, बीच में एंड आ जाएगा, तो वो बजाय फुल स्टॉप लगाने के एंड लग के 2 जुमले जोड़े जा रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। एंड होता है, बट हो सकता है, और हो सकता है, नॉर, येट, ये लफ्ज़ बीच में आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं, कंजक्शन। अब एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। इसमें सिर्फ ये इसकी टाइप्स पे ना आ जाएं, क्योंकि टाइप्स ये 10th वालों के लिए है। कंडीशनल सेंटेंस में ना इफ़ आता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, ठीक है ना। अब जैसे ये है एग्जाम्पल, इफ़ यू हीट आइसक्रीम इट मेल्ट्स, ठीक है ना, तो इसमें इफ़ का वर्ड आ रहा है कि जी अगर ऐसा हो, इफ़ का मतलब अगर है, तो इसको हम कहते हैं ये कंडीशनल है। फिर आप लोगों के लिए ना ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास समझ लें कि एक किस्म का जुमला ही होता है, लेकिन इसके लिए ना 2 चीज़ें अहम होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक आगे से वर्ब, यानी कि काम करने वाला मौजूद हो और जो काम हो रहा है वो लफ्ज़ मौजूद हो। तो ये दोनों लफ्ज़ अगर मौजूद होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास। ये पूरा जुमला भी हो सकता है, ठीक है, और जुमले का एक हिस्सा भी हो सकता है, छोटा हिस्सा, ठीक है। अब जैसे ये देखें ना, द डॉग बार्क्ड, आप देखें डॉग जाहिर है वो कुत्ते का नाम आ गया जी, वो क्या है, सब्जेक्ट है, और साथ उसका काम आ गया कि उसने बार्क किया है, तो कुत्ते ने भौंका। अब ये हमें प्रॉपर बात समझ आ रही है, तो फिर ये इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लॉज। क्लॉज में क्या याद रखना है, शुरू में सब्जेक्ट होता है, साथ उसके वर्ब होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसमें। तो क्लास की किस्में हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक मुकम्मल बात हमें समझ आ जाती है, इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। किसी पे इन्हिसार नहीं होता और किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन एक डिपेंडेंट भी होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही जैसे पीछे वाले में है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी ताकि हमें को समझ आ सके अगला बात क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा मालूमात भी ज़रूर होगी, उसको डिपेंडेंट कहते हैं। मसलन देखें ये वाला जो सेंटेंस है ये अच्छा है, द चिकन who was laying eggs sat happily। अब देखें ये जो who was laying eggs है ना, इसको लहदा कर देना, अगर निकाल दें द चिकन sat happily, चिकन जो है वो खुशी से बैठा हुआ है, लेकिन किस वजह से बैठा हुआ है, who was laying eggs, तो एक्सप्लेनेशन भी साथ आ गई, ठीक है। तो इस पूरे को फिर हम कहते हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज है। जाहिर है टोटका यही है कि ये थोड़ा सा बड़ा होएगा फिर उससे, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा बात की जाएगी। एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लास जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर के अंदर कि इसमें हु, व्हेन, विच से शुरू हो रहा है सेंटेंस के अंदर से आपने ये ढूंढना है कि हु आ रहा है कि नहीं, व्हेन आ रहा है कि नहीं, हु, व्हेन, विच, ठीक है। द गर्ल हु हैज़ शॉर्ट हेयर्स इज लाफिंग, तो हु आ रहा है ना बीच में। द बुक विच हैज़ ड्रैगन कवर, तो विच आ रहा है बीच में, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लास। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है आप लोगों ने। एक जिरेंड जो है ये अक्सर आया होता है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसमें एक तो ये याद रखना है कि इसमें आईएनजी आ रहा होता है, टोटका क्या है, आईएनजी आ रहा होता है। होता क्या है कि ये वर्ब से बनता है, ये लफ्ज़ वर्ब से आया होता है, लेकिन नाउन किसी के नाम के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। आईएनजी होगा, वर्ब होगा, काम होगा, लेकिन उस जुमले में नाम की जगह इस्तेमाल होता है। मसलन देखें, रीडिंग इज़ रिलैक्सिंग, कि पढ़ना जो है ये रिलैक्स करना होता है। तो रीडिंग, रीड, आईएनजी निकाल देना, तो रीड क्या है, पढ़ना, आईएनजी भी साथ लग गया तो जेरेंड की शक्ल बन गई। अब देखें रीडिंग जो है एक नाउन, नाम के तौर पर इस्तेमाल होना है। रीडिंग क्या है जी, आप किताब लेके बैठे हुए हैं, तो उस चीज़ को आप कहते हैं जी ये रीडिंग हो रही है, तो एक नाम हो गया ना किसी चीज़ का। शी कंसिडर क्विटिंग, आईएनजी आ रहा है, क्विट होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, वर्ब है, तो क्विटिंग ये आपका वो जेरेंड बन जाएगा। तो इस तरह से ये जेरेंड जो बनता है, ये जेरेंड को याद रखना है कि होता वर्ब है लेकिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है पेपर में ये चीज़ें आती हैं, सेंटेंसेस की किस्में हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, वो उसमें एक आम सिंपल सी बात की जा रही होती है। एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसके अंदर, अभी ऊपर क्लास की बात हमने पढ़ी कि एक सब्जेक्ट होता है, साथ आगे वर्ब या एक उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, बस सीधी सीधी बात होती है और कुछ भी नहीं है। मसलन देखें, द गर्ल ब्रॉट एन आइसक्रीम कोन, लड़की जो है आइसक्रीम की कोन लाई। अब इसमें और कुछ भी नहीं है, एक सिंपल बात की गई है, समझ आ रही है बात की, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 जो है कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड में जाहिर है एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 or more इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद कंजक्शन। ये कंजक्शन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब देखें जुमला पढ़ेंगे समझ आएगी। द गर्ल ब्रॉट एन आइसक्रीम, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा आइसक्रीम कोन का।
तो ये एक क्लाज है, एक जुमला है, लेकिन बीच में हमने बट लगा लिया। बट जो है ये कंजक्शन है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था इफ़ बट, ठीक है ना, नार, ये चीज़ें ये हमारे कंजक्शंस हैं। तो वो बीच में लग गया और आगे फिर एक और सेंटेंस आ रहा है, एक और क्लाज आ रहा है, शी ड्रॉप्ड इट इन द पार्क। ठीक है, वो लाई आइसक्रीम लेकिन उस जब वो गिर गई, पार्क में गिर गई। तो ये भी एक अलहदा जुमला है, ये भी एक अलहदा जुमला है, बीच में बट कंजक्शन आ गया, तो ये कंपाउंड होता है इस तरह का। ठीक है, फिर तीसरा है कम्प्लेक्स। अब कंपाउंड और कम्प्लेक्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ एक वजह बताई जा रही होती है। ऊपर उसने बात की थी ना, लड़की आइसक्रीम लाई और उससे गिर गई, इसमें कोई वजह नहीं है, वजह कोई नहीं बताई, बट लेकिन गिर गई, बस ऐसे कह दिया। लेकिन इसमें क्या है, द गर्ल ड्रॉप्ड हर आइसक्रीम, कौन, बिकॉज, ये असल बात है, बिकॉज, क्योंकि अ लार्ज डॉग फ्राइटेंड हर, इस वजह से हुई। असल में ये जो वजह है ना, ये फिर इसको हम वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये शुरू में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आगे से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये बहरहाल बिकॉज, ये वजह कुछ ज़हन में रखना है कि जब वजह बात बताई जा रही है तो वो कम्प्लेक्स है। जब सीधी सीधी दो बातें और बीच में बट लग गया तो वो कंपाउंड है। तो कंपाउंड और कम्प्लेक्स में फ़र्क जो है ये याद रखना है। बाकी अगली चीज़ें आसान है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव। ये एक सिंपल आम सी एक बात की जा रही होती है। जब एक सिंपल बात की जा रही हो वो क्या है, असर्टिव या डेक्लरेटिव। इंटेरोगेटिव भी बिल्कुल आसान है, इसमें ज़ाहिर सवाल पूछा जाता है, इंटेरोगेशन की जा रही होती है, पूछा जा रहा है हाँ भाई क्या है, क्या चक्कर है, सवाल या निशान भी आ रहा होता है तो ज़ाहिर उससे भी पता चल जाता है। नंबर 6 जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये भी बहुत आसान है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ये वाला सिंबल आए, ये जो लाइन लग के नीचे नुक्ता उल्टा आई बना होता है ना, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसे कहते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिक्वेस्ट हो, कोई ऑर्डर हो, कोई हदायत किसी को दी जा रही है, किसी को हुक्म दिया जा रहा है, जैसे कह रहा है यूज़ ऑयल इन द पैन, पैन के अंदर ऑयल का इस्तेमाल करें, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। डोंट ईट जंक फूड, ये उसको हुक्म दिया जा रहा है जंक फूड ना खाओ। कम विद अस, ये वो क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट की जा रही है हमारे साथ आओ। तो इस तरह के जुमले क्या होंगे, इम्पेरेटिव, जिसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है। एक दो और चीज़ है, क्योंकि ये आपकी तैयारी फिर ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ना। कभी कभी ना ये दो लफ्ज़ भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इसमें थोड़ा सा फ़र्क नहीं है, ये याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING आ रहा होता है, इंग आता है। ये इंग को याद रखें, जब वो पूछे ये चीज़ तो आप देखें इंग वाला है चीज़, ठीक है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट जो होता है या तो वाजवार आ रहा होता है या फिर वो जो उसकी सेकंड फॉर्म आ रही होती है ED, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म किसी भी चीज़ की आ जाए तो वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ये याद रखना है, प्रेजेंट के लिए ING, पास्ट के लिए ED। फिर एडवर्ब की किस्में हैं, ये अक्सर आया हुआ है, तो ये भी आखिरी जो चीज़ है ना ये आपने तैयार करनी है। एडवर्ब की किस्में होती हैं। एडवर्ब ऊपर हमने पढ़ा था जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है। फ्रीक्वेंसी, वो ऐसे पूछेगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, ऐसे कहेगा। तो फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब कौन सा होता है, जिसमें नंबर्स की बात की गई होती है, इतनी दफ़ा, आम, यूजुअली, सम टाइम, थोड़ी दफ़ा के लिए, फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा दफ़ा के लिए, वीकली, हफ्ते, मंथली, ठीक है। तो ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, कितनी दफ़ा कोई चीज़ की जा रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है 4 दफ़ा, 5 दफ़ा कोई चीज़, 10 दफ़ा, थोड़ी दफ़ा, ज़्यादा दफ़ा, तो ये फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जिसमें टाइम का जिक्र होगा, टुडे, आज, टुमारो, येट, अभी तक नहीं की, रिसेंटली किया था, सिंस, फॉरएवर, इसमें टाइम की बात हो रही है, थोड़ा सोच लेना है। और मैनर जिसमें हमारा किरदार कैसे है, हम किसी चीज़ को कैसे करते हैं, स्किलफुली, है ना, महारत से किया भाई काम, ब्रेवली, बहादुरी से किया, वाइजली, वो क्या कहते हैं, अक्लमंदी से किया, तो मैनर आ गया ना, उसका तरीका आ गया। डिग्री, कितनी है कोई चीज़, थोड़ा है, ज़्यादा है, रियली हार्ड, बहुत ज़्यादा गर्म, टू मच एक्सपेंसिव, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा, वो डिग्री में आता है। और प्लेस होता है किसी जगह के हिसाब से, इन लफ्ज़ आ गया, आउट लफ्ज़ आ गया, एनीवेयर, कहीं पे, आउटसाइड, इवन के ईस्ट वेस्ट, जगह का जिक्र आ रहा है ना, ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो चलें जी, कोशिश की, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको मैंने कोशिश की कि समरी बना के एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।